Good morning, students. Hello. Today we are going to study in the civic section, chapter number 3 for the class 6th. What is government? So, in this section of civics, we need to know what is the government, how the government forms, and what are the different types of parts in the government. Okay, so government is that institution which takes action on the many social issues, several programs to help the poor, or do the various important things such as running postals and railway services, and it also making the laws for the country, and it also gives the job of protecting the boundaries of the country and maintaining the peaceful relation with other countries. And the government is also liable to making the laws, or gives their decisions for living of human beings and working together. So it means, what is the government? बच्चों, गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार वो होती है जो उस देश के रहने वाले सारे नागरिकों के लिए निर्णय लेने की क्षमता रखती है, और साथ ही में उनके वेलफेयर के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सारे रूल रेगुलेशन बनाती है। जैसे कहीं पर प्राइस ना इंक्रीज हो जाए, कहीं पर जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, या फिर कोई जो है उनके साथ में ऐसा कुछ ना हो जाए जो उनके हित में ना हो। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जितने भी लड़ाई झगड़े झंझट हो तो उनके बीच में कैसे निर्णय करे, उनको कैसे सुलझाए, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे, ये सारे काम जो है वो गवर्नमेंट के ही होते हैं। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जितने भी सामाजिक इश्यूज हैं उन पे काम करना, उनके प्रति एक्शन लेना, गरीब लोगों की सहायता करना। ठीक है, और जैसे पोस्टल वगैरह है, हमारे यहाँ पोस्टल सर्विस है, रेलवे सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, हेल्थ एजुकेशन देना लोगों को, है ना, ये सारे काम जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ही होते हैं। अब आता है कि गवर्नमेंट का मेन फिर वर्क क्या है। गवर्नमेंट का मेन वर्क है कि लोगों के लिए शांति सुरक्षा बनाना, देश के अंदर लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ देना। कोई अगर डिज़ास्टर आ जाए, कोई अगर महामारी या आपदा आ जाए तो लोगों की कैसे रक्षा की जाए, उनके लिए कैसी पॉलिसी हो ताकि लोग बच सकें और लोग उस समस्या से निजात पा सकें, ये सारा काम गवर्नमेंट का ही होता है। अब आता है बच्चों की गवर्नमेंट जो है वो कितने टाइप की होती है। अब पहली बात तो गवर्नमेंट का अगर पर्टिकुलर कुछ हम देखते हैं अगर इसकी डेफिनेशन, तो गवर्नमेंट डूइंग द वेरियस एक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। मतलब all the government has to make all types of rules and regulations in favors of the welfare of citizens by exercising the leadership through the peoples, taking decisions and implementing these among all the peoples living in their territory। मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो सारे रूल रेगुलेशन बनाती है लोगों के लिए, और लोगों के हित में ही बनाती है। और किसके द्वारा बनाती है? लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इलेक्शंस में, वो जा करके लीडर्स बनते हैं, बड़े बड़े जैसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पूरी नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मुख्यमंत्री। तो इन सब जो लोग जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं ना, तो इनकी सहायता से डिफरेंट टाइप के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, लॉज होते हैं, वो गवर्नमेंट बनाती है, जिससे कि देश का नेतृत्व हो सके, लोगों के हितों में निर्णय लिए जा सके, और उन निर्णयों को लागू किया जा सके। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, लोगों के बीच में लागू किया जा सके ताकि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड सुधरे, और डिफरेंट टेरिटरीज में, डिफरेंट प्रांतों में उन सब की रक्षा हो सके। अब आता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगर हम लेवल देखें तो 3 लेवल हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से लेवल है? एक तो जो बच्चों ये एक सबसे पहला जो होता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका मुखिया कौन होता है, जो सबसे बड़ा मेन लीडर होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद में आती है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे जो होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो पहली तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी हो गई स्टेट गवर्नमेंट। इनके जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को हम क्या बोलते हैं? सीएम। वो स्टेट के अंदर स्टेट का लीडर होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, जो होता है पीएम। ठीक है, ये होता है सीएम जो स्टेट के अंदर होता है, चीफ मिनिस्टर। और तीसरा जो होती है गवर्निंग बॉडी, वो होती है रीजनल लेवल या लोकल लेवल पर। तो रीजनल लेवल या लोकल लेवल पे जो होती है वो आपकी होती है रीजनल गवर्नमेंट, या इसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इसमें जितने भी आपके कर्ता धर्ता जैसे सभासद हो गए, इस क्षेत्र के सभासद होते हैं,
और विधानसभा क्षेत्र के वहाँ के जो है विधानसभा क्षेत्र के जो लोग लीडर्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब लोग हैं रीजनल लेवल में आते हैं। अब आता है बच्चों कि हमारे देश में जो ये जो लॉ और गवर्नमेंट बनाने वाले होते हैं, गवर्नमेंट का मेन फंक्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है देशवासियों के लिए, उनका सबका दायित्व है लोगों का कि जो कोई भी कंट्री में हमारी रहता है वो उसको फॉलो करे और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन करे। तो गवर्नमेंट हर एक डिसीजन पे अपना निर्णय देती है और उस डिसीजन को सर्वसम्मति से लागू भी कराती है, और लोग उसको, उसके पास पावर होती है गवर्नमेंट के पास, ताकि वो उन सारे निर्णयों को इन्फोर्स कर सके, लोगों पर ज़बरदस्ती से लागू करा सके, ठीक है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में, कि गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। गवर्नमेंट जो होती है मेनली बेटा वो 2 टाइप की होती है। एक होती है मोनार्की। मोनार्कियल गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसमें राजा रानी पहले हुआ करते थे, तो उसमें राजा सर्वसम्मति से राजा को ही अधिकार होता था हर चीज़ की, राजा या रानी को ही निर्णय लेने का अधिकार होता था, कोई भी लॉ बनाने का अधिकार जो है गवर्नमेंट को रन करने का अधिकार किसका था, राजा का था। जैसे पहले के ज़माने में राजा रानी हुआ करते थे, वो सब मोनार्की कहलाती थी, राजतंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता है, राजा और रानी की बात चलती है, पहले राजा की चलेगी, राजा के बाद रानी की चलेगी, और राजा रानी ही वह हर एक निर्णय के भागीदार भी होंगे और हर एक निर्णय के सबसे बड़े जो नेतृत्व करने वाले होंगे, जो क्या कहते हैं सबसे बड़ा लीडर होगा पूरे देश में या पूरे राज्य में, वो कौन होगा, राजा होगा। वो कब में थे, जब राजतंत्र चलता था पहले, मोनार्की, ठीक है। और उसी का जो निर्णय था राजा का, वो फाइनल डिसीजन बनाया जाता था, ठीक है। उस समय वहाँ के सिटीजन्स को कोई अधिकार नहीं होता था कि वो लोग अपना निर्णय में भागीदारी कर सकें या अपना कोई निर्णय जो है वो दे सके। सारे निर्णय लेने का अधिकार केवल राजा को होता था। लेकिन जो दूसरे टाइप की गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट इन विच द पीपल्स आर रूल्ड और इन विच द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म टू रूल ओवर द कंट्री बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यानी कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन जो है वो प्रजातंत्र या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाता है। इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, डिफरेंट विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं। उसके बाद उनको लीडर बनाया जाता है और उन्हीं के द्वारा जो निर्णय होते हैं, जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वो लोगों के हितों में बनाए जाते हैं और लोगों के ऊपर उन्हीं रूल रेगुलेशंस को लागू कराया जाता है, और उसी से जो है देश आगे चलता है और वो गवर्नमेंट आगे चलती है। तो इसका मतलब है कि जो ये जो जितने भी लोग चुने जाते हैं, नेता चुने जाते हैं, इन सबको चुनने के लिए हर एक व्यक्ति को, हर एक एडल्ट को, जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसको इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने का पूरा अधिकार है। और इलेक्शन प्रोसीजर जो चलते हैं, इलेक्शन प्रोसेस चलते हैं, मत देने का अधिकार है, वोटिंग राइट है, वो हर एक सिटीजन को जो भी 18 साल से ऊपर का है उसको दिया गया है। उसी के लिए आपके आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, वोटर आईडी वगैरह बनता है, जिससे कि लोग जाते हैं और अपना वोट दे के आते हैं। वोट के देने के बाद में वो पार्टी के सदस्य चुने जाते हैं और वो आके लीडर बनते हैं, और वो लीडर जो बन के गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो गवर्नमेंट जो है वो आगे हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाती है, जो कि लोगों के हितों में काम करती है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं, जो लोगों के द्वारा मत देने का अधिकार है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसका मतलब है ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, कि सभी जितने भी एडल्ट्स हैं हमारे देश में उन सभी को वोटिंग राइट दिया गया है। तो बच्चों ये अभी कहते हैं कि पहले क्या था, पहले के ज़माने में अच्छा क्या था। पहले के ज़माने में ये था कि सारे एडल्ट्स को अधिकार तो था, लेकिन उसमें भी वीमेन और मैन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया था। आदमियों को सारे अधिकार दिए गए थे, औरतों को अधिकार ये नहीं दिए गए थे। तो वुमेन्स ने इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल किया कि उनको भी वोटिंग राइट मिले, और ये पूरे वर्ल्ड में नहीं था, तो पूरे वर्ल्ड में इसके लिए बहुत स्ट्रगल हुआ। और सबसे पहले जो यूरोप में मिला, यूरोप में जो है यूएस से सबसे पहले जो है 1815 के करीब ये ब्रिटेन में मिला, और 1815 के बाद के पीरियड में यूएसए में सबसे पहले वोटिंग राइट मिला। इसको बोलते हैं सफ्रागेट मूवमेंट, या इसको बोलते हैं सफ्रागेट मूवमेंट फॉर द वोटिंग राइट फॉर वीमेन, है ना। तो दिस सफ्रागेट डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वीमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हियर दे चेंड देमसेल्व्स टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेसेस। और इसके लिए लोगों, जो औरतें हैं, उन्होंने पहले के ज़माने में, जैसे वर्ल्ड में यूएसए है, ब्रिटेन है, यूरोप है, अफ्रीका है, उनमें उन वुमेंस ने चेन के रूप में, है ना, चेन बना बना करके रैलियाँ की पब्लिक प्लेसेस पे, और उन्होंने वोटिंग राइट मांगे कि हमको भी वोटिंग राइट दिया जाए। और जब ये वोटिंग राइट के लिए बेचारी इन्होंने बहुत स्ट्रगल किए, जेल भी गई और भूखी भी रही, भूख हड़ताल भी गई,
कई बार इन्होंने मार भी खाई इस चीज़ के लिए, और उसके बाद जेल में भी डाला गया इनको। और अमेरिकन वुमेन ने ये राइट जो है, मैंने आपको बताया था, 1920 में प्राप्त किया। और जबकि यूके जो है, हाँ, यूके में ये वोटिंग राइट कम्प्लीटली जो है फिर उसके बाद 1928 के बाद से आ गया कि मैन और वुमेन दोनों को कंप्लीट वोटिंग राइट होगा। और इसके लिए जो बात चली थी वो 1815 से स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था, और 1815 के बाद ये स्ट्रगल जो है वो फोर्स में आया। और हमारे देश में भी आते आते ये लगभग समझ लीजिए कि हम लोगों के यहाँ भी 1950 में हम लोगों को भी ये पूरा अधिकार था, मैन और वुमेन दोनों को, कि वोटिंग राइट मिल गया। ठीक है, तो ये था सफ्रागेट मूवमेंट। और पहले औरतों को ये समझाता था कि औरतों को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं, लेकिन ये गलत था। कई सारे जो फिलोसफर्स थे, कई सारे विद्वान थे, उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है और सभी लोगों को ऑल आर इक्वल बिफोर देयर लॉ, और ऑल पीपल्स आर इक्वल इन देयर रीजंस एंड डिसीजंस, यानी कि सभी लोग जो है बुद्धि में समान है, सभी लोगों के पास बराबर इंटेलिजेंस है, और सभी लोग कानून के आगे बराबर हैं। तो इसीलिए जो है वुमेन्स को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और इसीलिए वुमेन्स को भी वोटिंग राइट देने के लिए ये स्ट्रगल किया गया। और बाद में अमेरिका में 1920 में वोटिंग राइट वुमेन्स को मिल गया। उसके बाद में, उसके पहले इंग्लैंड में भी मिल चुका था, लगभग आप समझ लीजिए कि 1848 तक। और उसके बाद 1920 में अमेरिका में मिला, और 1928 से सर्वसम्मति से ये अमेरिका में पूरा लागू हुआ, यूरोप में लागू हुआ, और हमारे यहाँ 1950 में ये सफ्रागेट मूवमेंट तो पहले हो चुका था। और 1950 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे लागू हुई, जिससे कि सारे सिटीजन्स को वोटिंग राइट का अधिकार दिया गया। और इस तरीके से बच्चों ये लेसन जो है यहीं पर ख़त्म होता है, और इसमें हमने ये डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। और हो सकता है कि अब मैं आपका टेस्ट लूँ, तो आप लोग अपने टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। और सभी लोगों से, ये सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपने अपने लिए जो है वो अपने टेस्ट की तैयारी रखें। मैं कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ, इसीलिए आप लोग टेस्ट की पूरी तैयारी रखें। ओके, टिल देन गुड बाय।